हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बिजनेस स्टडीज का 10th नंबर चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो बच्चे जो शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको शेयर मार्केट को समझना है, उसके बेसिक जानने हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं वन शॉट वीडियो की मदद से। तो जैसा कि आपने देखा कि मार्केट क्या होता है, जैसा कि आपने नाम पढ़ा चैप्टर का कि नाम है फाइनेंशियल मार्केट। अब आप सभी जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट जहां पे बायर होता है और सेलर होता है। बायर कौन होता है? जो सामान खरीदने आता है। सेलर कौन होता है? जो सामान बेचने आता है। तो बायर और सेलर जहां पे मीट करते हैं, एक जगह पे आते हैं, उसको हम ऑर्डिनरी भाषा में मार्केट कहते हैं। जहां बायर सामान खरीदने आता है, सेलर सामान बेचने आता है। पर वो तो एक नॉर्मल मार्केट हुआ। हम यहां पे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पक्का इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, एक्चुअली ये वो मार्केट है जिसके अंदर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। ये सब्जी भाजी वाला मार्केट नहीं है। यहाँ पे हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, डिबेंचर बेचते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड बेचते हैं। मतलब वो सिक्योरिटीज जो मार्केट में ट्रेड की जाती हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता है शेयर्स डिबेंचर के फॉर्म में। अब इसका बेसिक हम शुरू करते हैं कि ये क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी, उससे पहले कुछ बातें समझना जरूरी है। इन एन इकोनॉमी, जैसे हमारी इकोनॉमी जो है, वैसे ही इन एन इकोनॉमी देयर आर जनरली टू सेक्टर्स। बच्चों, दो सेक्टर होते हैं। वैसे होते चार सेक्टर हैं, पर आपके कोर्स में दो ही सेक्टर हैं। तो इन एन इकोनॉमी देयर आर जनरली टू सेक्टर्स। एक होता है आपका हाउस होल्ड और एक होता है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड कौन होते हैं? जिनके पास पैसा होता है, जो लोग पैसा सेव करते हैं, जो पैसा बचा के चलते हैं, उनको हम हाउस होल्ड कहते हैं। ओनर ऑफ फंड विच सेव फंड्स। तो वो लोग जो पैसे को सेव करके रखते हैं, उनको हम हाउस होल्ड कहते हैं। और बोरोवर्स कौन होते हैं? बिजनेस फर्म्स, जिनको पैसों की क्या होती है? जरूरत होती है। हम लोग पैसा सेव करते हैं, हाउस होल्ड पैसा सेव करता है, वो ले जाके बैंकों में जमा करता है, फाइनेंशियल मार्केट में देता है। तो जो बिजनेस यूनिट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो वहां से लमसम पैसा एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। एक साथ पैसा उन बैंक से जाके फाइनेंशियल मार्केट से इकट्ठा कर लेते हैं बिजनेस यूनिट्स। तो उनको पैसा मिल जाता है ना। और हाउस होल्ड को उस पर क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, जिससे हाउस होल्ड का भी फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे दो सेक्टर होते हैं। और आपको ही पता है कि हर बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है। ऑल बिजनेस फर्म नीड फंड्स। हर बिजनेस फर्म को पैसों की क्या होती है? जरूरत होती है। फॉर लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट, क्योंकि बिजनेस को क्या खरीदनी है? फिक्स एसेट खरीदनी है। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को चलाए रखना है, बिजनेस की वर्किंग कंप्लीट करनी है, उसके लिए पैसों की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो हर बिजनेस को पैसों की जरूरत है। अब ये जो पैसा अवेलेबल करवाने वाले लोग हैं, वो कौन है? जो फंड अवेलेबल करवाते हैं, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये कौन होते हैं? द प्रोसेस बाय विच अलोकेशन ऑफ फंड इज डन बाय बैंक और फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए, जिन लोगों ने पैसा सेव किया, उनको हमने हाउस होल्ड कहा। जिनने पैसा बचाया, नौकरी की, जॉब की, बिजनेस किया, जिससे भी पैसा बचाया, जिन लोगों ने पैसा सेव किया, उनको हमने हाउस होल्ड कहा। और जिन लोगों को पैसों की जरूरत है, उनको हमने बिजनेस फर्म कहा। अब हाउस होल्ड का पैसा बिजनेस फर्म तक पहुंचाना है। अब वो कैसे पहुंचेगा? भाई, ऐसे तो नहीं पहुंचेगा कि यार बिजनेसमैन आएगा सबके घर पे जाके कहेगा यार मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मुझे थोड़ा पैसा दे दो। ऐसे तो नहीं पहुंचेगा। तो एक एक आदमी से लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे प्ले करता है रोल इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब इसमें क्या होता है? जो भी पैसा आपने सेव किया, या तो हाउस होल्ड उसको बैंक में रखेंगे या फाइनेंशियल मार्केट में रखेंगे। बैंकों में बहुत सारे लोगों का पैसा जमा होता है। अब बिजनेस फर्म आती है और वो कहती है मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक वाले उसको 100 करोड़ का लोन दे देते हैं। अब वही अगर उसको 100 करोड़ रुपए बैंक ना होते या फाइनेंशियल मार्केट ना होते, तो उसको घर घर जाके इकट्ठा करना पड़ता, तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो एक बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक माध्यम बनते हैं, जिसकी मदद से बिजनेस फर्म
आसानी से पैसा इकट्ठा कर लेती है। अब क्योंकि ये माध्यम है, बीच में आते हैं, इसलिए इनको इंटरमीडियरीज कहा जाता है। तो इंटरमीडियरीज आपको पता है क्या होते हैं, जो दो चीजों के बीच में होते हैं, जो उस ट्रांजैक्शन को इजी बनाते हैं। तो उनको, तो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन हो गई, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट। पर हमें बैंक के बारे में पढ़ना नहीं। अलोकेशन ऑफ फंड इज डन बाय, देखिए यहां पे आपको मैं एक फ्लो चार्ट की मदद से, डायग्राम की मदद समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखेंगे यहां पे, तो हाउस होल्ड कौन है, जिसने पैसा सेव किया। अब हाउस होल्ड के पास दो ऑप्शन है, वो अपना पैसा बैंक में जमा कर सकता है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि वो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में ले जा सकता है। कई बच्चे समझते हैं कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक ही चीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। बैंक अलग होता है, फाइनेंशियल मार्केट अलग होता है। तो हाउस होल्ड अपना पैसा या तो बैंक में ले जाए या तो फाइनेंशियल मार्केट में ले जाए। अब अगर हाउस होल्ड अपना पैसा बैंक में ले जाता है तो बिजनेस फर्म बैंक से पैसा ले लेती है, और बिजनेस फर्म भी पैसा बैंक में रखती है, ऐसा नहीं है, करंट अकाउंट होते हैं तो वहां रखती है पैसा। पर हाउस होल्ड अपना पैसा बैंक में रखता है। तो बैंक में क्यों रखता है हाउस होल्ड अपना पैसा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलता है। भाई अगर एफडी करवाएगा तो 6.5, 7%, 8% का ब्याज मिलेगा, और अगर नॉर्मली सेविंग अकाउंट में पैसा रखेगा तो 3%, 2.5% का ब्याज मिलेगा। तो इसलिए हाउस होल्ड अपना पैसा 4% से लेके 3% से लेके 7% तक कमाने के चक्कर में अपना पैसा कहां रखता है, बैंक्स में रखता है। पर ये बहुत कम रिटर्न है, इतने रिटर्न से काम नहीं चलता आजकल। इससे तो महंगाई भी बीट नहीं होती, महंगाई 5-7% से बढ़ जाती है हर साल, तो कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, हाउस होल्ड अपना पैसा कहां रख सकता है, फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर्स खरीद के, डिबेंचर्स खरीद के। अच्छा, तो भैया आप कह रहे हैं जो शेयर मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट ही है? हाँ, वो फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। तो हाउस होल्ड अपना पैसा अगर फाइनेंशियल मार्केट में रखता है तो जो बिजनेस फर्म है वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट से उठा सकती हैं, तो उनको पैसा मिल जाता है। अब इसमें हाउस होल्ड का क्या फायदा है, फाइनेंशियल मार्केट्स में जो रिटर्न होते हैं वो रिटर्न लगभग 12% से लेके 25%, 30% तक जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड को फायदा ज्यादा है। अब देखिए, जहां फायदा ज्यादा होता है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। फाइनेंशियल मार्केट ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू बैंक, क्योंकि यहां पे पैसा शेयर्स में लगाया जाता है, डिबेंचर्स में लगाया जाता है, और शेयर और डिबेंचर का कोई भरोसा नहीं है। शेयर्स डिबेंचर का क्या भरोसा नहीं है कि मतलब कब शेयर प्राइस बढ़ेंगे, कब शेयर प्राइस कम हो जाएंगे किसी कंपनी के, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई क्या हो रहा है, तो जो अगर आप पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगा रहे हो तो आपको थोड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। पर वहां पे रिटर्न ऑब्वियस सी बात है कि बैंक से ज्यादा है, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वहां से बिजनेस फर्म ले लेती है। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है बैंक वाला, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, वहां आप पढ़ोगे। बिजनेस में हमें ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना, हमें फाइनेंशियल मार्केट वाला पार्ट पढ़ना है। तो हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको दो माध्यम बताए जिससे हाउस होल्ड अपना पैसा बिजनेस फर्म तक पहुंचाता है या सेव करता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट है, तो हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट एक वो मार्केट है विच ब्रिंग्स टुगेदर बोरोवर एंड लैंडर्स। बोरोवर और लैंडर को एक साथ लाता है फाइनेंशियल मार्केट। बोरोवर जिनको पैसा चाहिए, लैंडर्स जो पैसा देंगे, उनको एक साथ लाने का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एक्सचेंज करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने बेचने के लिए फाइनेंशियल एसेट्स को। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इनको हम फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और ये जो पैसा बिजनेस यूनिट उठाती है हमसे फाइनेंशियल मार्केट की मदद से, वो इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में। कोई प्लांट लगा देती है, कोई नई कंपनी खोल देती है, जिसकी मदद से देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों को नौकरी मिलती है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो सेवर्स के पास से, जो हाउस होल्ड है उनके पास से पैसा बिजनेस फर्म तक पहुंचाता है, और बिजनेस फर्म उन पैसे को प्रोडक्टिव काम में लगाती है। अब अगर हम आगे चले तो फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाती है। ऐड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, इससे लिक्विडिटी मतलब कौन सी चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी। आपने शेयर खरीदे हैं,
वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, या आप उनको बेच करके कैश ले सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है वहां पे आप उनको बेच सकते हो। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो आपकी सेविंग आपके बैंक अकाउंट में थी वो आप कस्टमर बिजनेस फर्म के पास पहुंच गई, तो मोबिलाइजेशन हो रहा है। मोबिलाइजेशन मतलब इधर से उधर होना। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड हो पाएगा डिमांड और सप्लाई की मदद से, जो कि मार्केट में ही होती है। तो ये सारी चीजें फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें, प्रोवाइड कॉमन स्टैंड वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट ईच अदर, इट सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी। देखिए फाइनेंशियल मार्केट आपको एक बैकग्राउंड दे रहा है, एक स्टेज दे रहा है, आपको एक स्टैंड दे रहा है, जिसकी मदद से बायर और सेलर एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा होकर के वो अपने जो भी शेयर्स वगैरह हैं उनको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर ये मार्केट ना होता तो सपोज करिए आप कहां जाएंगे बेचने के लिए, खरीदने के लिए? घर घर जाके तो नहीं बेच पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज करिए कि आपके घर के पास एक सब्जी मार्केट है, और वो सब्जी मार्केट अगर वो वहां नहीं होता तो आपको सब्जियां खरीदने के लिए किसानों के खेत पे जाना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता। हर एक किसान के खेत पे आप जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, पैसा खर्च होता। पर फाइनेंशियल मार्केट होने के कारण आपको ऐसे जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। सारे शेयर्स जो बेचने वाले लोग हैं वो एक जगह आ जाएंगे, सारे शेयर खरीदने वाले जो लोग हैं वो भी एक जगह आ जाएंगे, और वहीं पे खरीद बिक्री हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि लोग क्या फिजिकली आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वैसा पहले हुआ करता था। आज से कई साल पहले जब एक फ्लोर पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, जैसे आपने स्कैम वो हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें एक फ्लोर बना होता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वहां पे ट्रेडिंग हुआ करती थी। पर अब नहीं होती। अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवा के, डीमेट अकाउंट क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, आप घर बैठे बैठे शेयर्स खरीद सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं, सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समय बचा, पैसा बचा, और घर बैठे बैठे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस कर देता है। दूसरा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी हम चीजों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मार्केट की मदद से, आप मार्केट है इसलिए आप तुरंत अपनी सिक्योरिटीज को बेच करके उनके बदले में कैश ले सकते हैं। तो ये मार्केट आपको जल्दी से जल्दी चीजों को कैश में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। आप इजीली अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हैं, और जब भी आपको पैसा चाहिए होता है आपको पैसा मिल जाता है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, प्रोवाइड वाइडर चॉइस टू इन्वेस्टर टू यूज द सरप्लस फंड इन द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। देखिए अगर आपका पैसा घर पे रखा होता, अगर ये मार्केट ना होता, तो आप अपना पैसा घर में बचा बचा के सेव करके रखते। तो आप जब पैसा सेव करके रखते तो वो हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं हो पाता, हमारी इकोनॉमी को उससे बूस्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपने पैसा बचा के अपने पास रखा है। पर जैसे ही ये पैसा आपने मार्केट में लगाया, फाइनेंशियल मार्केट में लगाया, तो वो जो पैसा आपके घर रखा हुआ था वो आपके पास से कहां पहुंच गया? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में किसी कंपनी ने उसे ले लिया, तो उससे किसी कंपनी का प्रोडक्शन हुआ, प्लांट एंड मशीनरी बनी, तो उससे उसका फायदा हुआ, उसने सामान बनाए, तो देश में रोजगार मिला। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि आपका जो पैसा घर में अनप्रोडक्टिव था वो किसी प्रोडक्टिव काम में लग गया। तो ये भी तो फाइनेंशियल मार्केट की मदद से ही हुआ। अगर ये फाइनेंशियल मार्केट ना होते तो क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता। और आपके पास चॉइस है, आप बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कई सारी कंपनियों के शेयर्स में लगा सकते हो पैसा। आपको लगता है यार रिलायंस का शेयर अच्छा है तो आप रिलायंस में लगा दो, आपको लगता है विप्रो का शेयर अच्छा है, आपको लगता है टीसीएस का शेयर अच्छा है, टाटा का शेयर अच्छा है, तो आप उसमें लगा दो, आपके पास चॉइस है। डिबेंचर्स भी खरीद सकते हो। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या है बच्चों? देखिए किसी भी चीज का प्राइस इस बात से निर्धारित होता है मार्केट में कि उसकी डिमांड और सप्लाई कितनी है। जिन चीजों की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उन चीजों के प्राइस बढ़ते हैं, और जिन चीजों की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है पर डिमांड नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता, वो चीजें सस्ती बिकती हैं। तो ये मार्केट है। अब मार्केट में खरीदने वाले भी आएंगे, मार्केट में बेचने वाले भी आएंगे। अब जब खरीदने वाले और बेचने वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो डिसाइड होगा कि यार कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अब आपको मैंने जैसे बताया, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम होंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई का पता कहां चला? मार्केट के अंदर पता चला। तो ये मार्केट आपको प्राइस डिसाइड करने में भी मदद करता है। सिक्योरिटीज के प्राइस भी यहीं पे तय किए जाते हैं। प्रोवाइड बेस where the prices of financial assets are determined through the forces of demand and
सप्लाई, देखिए जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे प्राइस तय होता है। इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। उसके बाद एलिमेंट्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली में दो प्रकार के हैं, एक कैपिटल मार्केट है और एक मनी मार्केट है। जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म मार्केट है, इसमें लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, एक साल से कम के लिए है, इसमें कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कैपिटल मार्केट फर्दर दो मार्केट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। मनी मार्केट क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। मनी मार्केट ज्यादा डिटेल में नहीं है, पहले हुआ करता था पर अब नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। पहले मनी मार्केट के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, कम हो गया इसका सिलेबस। मनी मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है प्रोवाइड्स फंड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कैश हो, कम समय के लिए पैसों की जरूरत हो, तो आप मनी मार्केट में जाकर के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कंपनियां मनी मार्केट में जाकर पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो एक साल या उससे कम का होता है। फंड यूज मीटिंग द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, थोड़ा बहुत पैसों की शॉर्टेज आ गई है, थोड़े बहुत समय के लिए पैसा चाहिए, तो आप मनी मार्केट का रुख कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है इसमें, कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, ट्रेड बिल है, कमर्शियल पेपर है, ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स पहले डिटेल में समझाए जाते थे, पर कोर्स के बाहर हो गया तो इंस्ट्रूमेंट अब डिटेल में नहीं है, बस उसके नाम है, तो नाम जरूर याद रख लीजिएगा। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक दो नाम और है जो यहाँ लिखे नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक होता है। अब इनके बारे में डिटेल में नहीं है इस बार सिलेबस में, इसके सिर्फ नाम आप याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म के लिए एक साल से कम के लिए पैसा मिलता है ना, टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश को पूरा करने के लिए मिलता है। इसके इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर्स हैं। मनी मार्केट के अंदर ये सारी चीजें यूज होती है, देखिए यहां नाम दिया, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बस इनके नाम याद रखिएगा, वो जरूरी है। फिर आता है कैपिटल मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया कैपिटल मार्केट बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में सिक्योरिटीज को या पैसे को इकट्ठा करना मतलब एक साल से ज्यादा के लिए होता है, एक साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, एक साल से ज्यादा। एक साल से कम के लिए अगर पैसा चाहिए तो मनी मार्केट में जाइए। कैपिटल मार्केट का टाइम पीरियड मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। फंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सच एज आपको प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, किसी कंपनी को बिल्डिंग खरीदना है, तो उसमें लमसम पैसा लगेगा लंबे समय के लिए, तो आप कैपिटल मार्केट का रुख करिए। इंस्ट्रूमेंट है इसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किए जाते हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे। तो कैपिटल मार्केट बड़ा मार्केट है। तो मनी मार्केट ज्यादा डिटेल में नहीं है, कैपिटल मार्केट ज्यादा डिटेल में है। अच्छा, ये इसके कुछ डिफरेंस है। कैपिटल मार्केट इज रिस्की इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये लंबे समय के लिए है तो इसमें थोड़ा रिस्क है ज्यादा, प्रिंसिपल अमाउंट भी ज्यादा है। मनी मार्केट सेफर है, रिस्क कम है, इसमें लो लिक्विडिटी है, काफी टाइम लग जाता है पैसे को कैश में कन्वर्ट होने में। और मनी मार्केट हाईली लिक्विडेबल है, जल्दी जल्दी उसमें जो है पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है। शेयर्स या जो भी हमने, शेयर्स तो है ही नहीं ना उसमें, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल है, वो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, इसके ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये चीजें ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं क्योंकि इनका टाइम पीरियड कम होता है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल तक रहते हैं। और इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, शेयर डिबेंचर का कई कई सालों के लिए होता है, इसलिए कैपिटल मार्केट में आते हैं। इसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल से कम के लिए मनी मार्केट में। इसमें हाई रिटर्न आते हैं क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है, इसमें जनरली लो रिटर्न्स आते हैं क्योंकि काफी 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में तो आपको पैसा वापस मिल गया, तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे। यूनिट वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक की सिक्योरिटीज आप खरीद सकते हैं। कम से कम रेट के भी शेयर मिल जाते हैं मार्केट में, 5-10 रुपए के भी मिल जाते हैं जिनको हम पैनी शेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जब ट्रेजरी बिल का अमाउंट ही शुरू होता है 25,000 रुपए से। तो मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज आप खरीदते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं, पर शेयर्स वगैरह आपको 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के भी मिल जाएंगे। पर एक शेयर कौन खरीदेगा, लॉट ही खरीदते हैं लोग, मतलब 1000 शेयर का एक लॉट खरीद लिया।
अपने ऊपर डिपेंड करता है, कई लोग 5,000 से भी शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। पार्टिसिपेंट्स कौन है इसमें? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं इसमें, आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेम ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसमें ज्यादा आरबीआई रोल प्ले करती है, इसमें आरबीआई कैपिटल मार्केट में उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपको कैपिटल मार्केट में दो मार्केट मैंने आपको बताया। देखिए फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, अब मनी मार्केट ज्यादा डिटेल में है नहीं चैप्टर में, तो कैपिटल मार्केट ज्यादा डिटेल में है। कैपिटल मार्केट फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट जिसको हम न्यू इशू मार्केट कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी मार्केट जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब इनके बारे में समझते हैं। प्राइमरी मार्केट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल भी आता है। प्राइमरी मार्केट क्या है? जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है, डायरेक्ट कंपनी अपने शेयर इशू करती है आम जनता को, जब कंपनी अपने शेयर अपने पास से इशू करती है उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। मतलब वो शेयर्स पहली बार इशू किए गए हैं कंपनी द्वारा वो शेयर्स पहली बार जब इशू किए जाते हैं तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। तो भैया क्या प्राइमरी मार्केट एक अलग जगह है, सेकेंडरी मार्केट क्या एक अलग जगह है? नहीं, कोई जगह नहीं है ये। इट्स जस्ट अ सिस्टम जिसके अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कोई कंपनी अगर पहली बार शेयर इशू कर रही है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। कंपनी ने पहली बार इस टाइप के शेयर इशू किए हैं तो वो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है ना, समझाया जाता है, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट किया गया है। डील्स विद द न्यू इशू आल्सो रिफर्ड एज द न्यू इशू मार्केट बोलते हैं इसको। सिक्योरिटीज डायरेक्टली कौन इशू करती है? कंपनी। किसको? इन्वेस्टर्स को, जिनको शेयर खरीदना है। तो पहली बार अगर शेयर इशू हो रहे हैं कंपनी द्वारा तो उसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी मार्केट। इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड फ्रॉम सेवर्स टू द एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो लिखा भी है फर्स्ट टाइम के लिए, है ना। तो जो लोग भी सेवर्स है, जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है, वो अपना पैसा जब पहली बार इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पहली बार किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब कंपनी ने उसको पहली बार शेयर इशू किए हैं और वो कंपनी से डायरेक्ट खरीद रहे हैं, तो प्राइमरी मार्केट है। फंड रेज में बी फॉर सेटिंग अप न्यू। कंपनी ये क्यों इशू करती है शेयर्स? नया प्रोजेक्ट लगाना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, मर्जर करना है, टेक ओवर बिड्स लगानी है। तो कंपनी को पैसों की बहुत हेवी रिक्वायरमेंट पड़ती है इन सब काम के लिए, इसलिए कंपनी शेयर इशू करती है। द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर, इस मार्केट में कौन इन्वेस्टर्स होते हैं? बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये सब इसके इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें शेयर खरीदते वगैरह हैं। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट आपका वो मार्केट है जब कंपनी एक बार शेयर इशू कर देती है और जिन लोगों को खरीदना है वो लोग खरीद लेते हैं, और फिर जब खरीद लिया उन लोगों ने तो अब किसी थर्ड पार्टी को भी शेयर चाहिए। मान लो किसी, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस एक कंपनी है और मेरा नाम मुकेश है, मैंने रिलायंस से शेयर्स खरीद लिए, ये हो गया प्राइमरी इशू। रिलायंस ने इशू किए थे शेयर और मैंने खरीद लिए, मतलब ये प्राइमरी मार्केट का डील हुआ, मैंने खरीदे डायरेक्ट कंपनी से। अब मेरा एक मित्र है अमन, और अमन को रिलायंस के शेयर चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है कि रिलायंस ऑलरेडी शेयर बेच चुकी है। अब अमन जो है वो रिलायंस से शेयर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि रिलायंस अब शेयर नहीं बेच रही है, उसने पहले बेच दिए, मैंने खरीद लिए थे और मुझे अब पैसों की जरूरत है। तो मैं अगर रिलायंस के पास जाऊंगा कि ये अपने शेयर रख लो और मुझे मेरे पैसे दे दो, तो रिलायंस मुझे पैसे नहीं देगी। रिलायंस मेरे पैसे को ऑलरेडी किसी प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग में, इक्विपमेंट में लगा चुकी होगी, तो वो मुझे पैसे वापस देने वाली नहीं है। जब तक कंपनी बंद नहीं होती ना, तब तक शेयर के पैसे वापस नहीं आते। तो मैं तो फंस गया यार, मैंने तो रिलायंस के शेयर ले लिए और अब मुझे रिलायंस पैसा ही नहीं दे रही है। तो इसी को बचाने के लिए, इसी चीज से बचाने के लिए तो सेकेंडरी मार्केट है। अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा। शेयर मार्केट में मैं इन शेयर्स को बेच सकता हूं, और मुझे पता है वहां पे अमन है जो मेरा दोस्त है, और अमन को रिलायंस के शेयर चाहिए। अब रिलायंस के शेयर अगर अमन को चाहिए तो डायरेक्ट रिलायंस से ले नहीं सकता, तो मैंने यहां पे सेल का ऑर्डर प्लेस किया कि मेरे को अपने शेयर बेचने हैं, और उधर अमन ने ऑर्डर प्लेस किया बाय का। उसने जब बाय का ऑर्डर प्लेस किया,
अब मैंने सेल का ऑर्डर डाला, उसने बाय का ऑर्डर डाला, हमारा ऑर्डर मैच हो जाएगा और मेरे पास से शेयर अमन के पास चले जाएंगे। ये जो डील हुई और उसके पास से पैसे मेरे पास आ जाएंगे, है ना। तो ये जो डील हुई इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट की डील, क्योंकि मैंने जो खरीद रखे थे वो मैंने उसको बेचे, तो ये सेकेंडरी मार्केट की डीलिंग है। इससे मुझे पैसा मिल गया और मेरे शेयर बिक गए। अब अमन उसको होल्ड करके रखेगा, अब देखेगा अमन के यार इसके प्राइस बढ़ रहे हैं क्या, हाँ और बढ़ रहे हैं, तो होल्ड करके रखेगा। जब उसको सही लगेगा कि हाँ अब सही समय आ गया है, तो वो शेयर्स को क्या करेगा, बेच देगा। जब वो शेयर बेचेगा तो उसके पास से किसी और के पास चले जाएंगे। ये भी सेकेंडरी मार्केट की ही डीलिंग है। मतलब कंपनी से जब आप खरीदते हो तो वो प्राइमरी मार्केट है, और जब आप किसी थर्ड पार्टी को बेचते हो कंपनी के से खरीदने के बाद जो भी डीलिंग मार्केट में चलती है वो सब सेकेंडरी मार्केट के अंदर आती है। इट हेल्प द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जैसे मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था, टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट। फ्रेश इन्वेस्टर मार्केट में आ जाएगा और मैं अपना शेयर डिसइन्वेस्ट करके, पैसा डिसइन्वेस्ट करके चला जाऊंगा। सपोज करिए अगर सेकेंडरी मार्केट ना होते और कंपनी मुझे पैसा नहीं देती तो मेरा तो मैं शेयर लेके हमेशा फंसा ही रह जाता, मुझे पैसा मिल ही नहीं पाता। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इससे लिक्विडिटी मिलती है, मार्केटेबिलिटी मिलती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, क्लियर्ड, सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। पर एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, ये सेबी की मदद से होते हैं। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक संस्था है जो पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, जिसके मदद से ही सारा शेयर मार्केट चलता है। जैसे बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, मनी को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। उसी प्रकार से हमारे देश में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। With the advancement in information technology, trading through the stock exchange can be done from anywhere in the country to the trading terminals। और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से आजकल जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी खरीद बिक्री होती है, वो सारी खरीद बिक्री कहीं से भी हो सकती है, ऑनलाइन बैठे बैठे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब अगर हम आगे बढ़े तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस है, और बच्चों ये डिफरेंस आता है, इट्स नॉट लाइक कि लाइटली मत लेना आप इसको। प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू का मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का मार्केट है। इसमें कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर आपको वहां जाके कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठे बैठे शेयर खरीद बेच सकते हो। पर एक जगह है जहां पे सब लोग बैठते हैं, आते हैं, सारा मार्केट का काम देखते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना ही होगा। दो ही फेमस स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में, और भी हैं पर ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी, सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर डायरेक्टली बाय द कंपनी। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली सिक्योरिटीज इन्वेस्टर को बेची जाती हैं। सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में, कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। कैपिटल फॉर्मेशन, इससे डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पैसा प्राइमरी मार्केट से पैसा कंपनी के पास जाता है डायरेक्टली। इसमें इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगर ये सेकेंडरी मार्केट ना होते तो आप मुझे बताओ, कोई प्राइमरी मार्केट में जाके कंपनियों से शेयर खरीदता क्या? बिल्कुल नहीं खरीदता। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट है, तभी तो लोग कंपनियों से खरीद ले रहे हैं और किसी और को बेच ले रहे हैं। अगर ये सेकेंडरी मार्केट ना होता तो किसी और को वो बेच ही नहीं पाते और कंपनी भी पैसा नहीं देती, तो आदमी तो शेयर लेके फंस ही जाता। तो सेकेंडरी मार्केट भी हेल्प करता है इनडायरेक्टली। एस्टिमेशन ऑफ प्राइस डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्राइस रखा जाएगा, कितने प्राइस पे बेची जाएगी, है ना, कितने प्राइस पे हम शेयर्स को बेचेंगे। पर सेकेंडरी मार्केट में तो डिमांड और सप्लाई आती है, खरीदने वाले आते हैं, बेचने वाले आते हैं, डिमांड और सप्लाई की मदद से डिसाइड होता है कि प्राइस क्या होगा। आगे अगर हम बढ़े तो अब हमारे पास है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। कैपिटल मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे सब्जी मंडी होती है ना बच्चों, सब्जी मंडी में क्या किया जाता है, सब्जियों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, डिबेंचर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो हम एक आदमी कंपनी से डायरेक्ट खरीद चुका है वो प्राइमरी मार्केट। अब अगर वो उसको किसी और को बेचना चाहता है तो उसको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट।
विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय द सेबी, और यहाँ पे सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। सेबी की मंजूरी के बिना यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता इस मार्केट में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, सेबी क्यों बनाई गई थी। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज हमारी किन चीजों में मदद करता है उसे जरा देखिएगा। कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, liquidity and marketability to existing security, assessment of security, scope of speculation, spread of equity culture, ensure better allocation of capital, safety of transaction and dealing। इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ में रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन अनप्रोडक्टिव एरिया लाइक ज्वेलरी, कई लोग क्या करते हैं ज्वेलरी में पैसा लगा देते हैं, कई लोग क्या करते हैं बैंक्स में पैसा रख देते हैं, तो उनका पैसा उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाता, उतनी तेजी से उस पर रिटर्न नहीं आता। पर स्टॉक एक्सचेंज की मदद से आप अपना पैसा कंपनियों के शेयर्स में लगा सकते हो, आप कंपनियों के मालिक बन सकते हो, आप कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हो और आपका पैसा उसमें तेजी से बढ़ता है कि जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपके शेयर के प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट, हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इसमें हमें स्टॉक एक्सचेंज मदद करता है। दूसरा लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो हैं, जो आपने पहले से ही खरीद रखी हैं किसी कंपनी से या किसी से, अगर आपको उसके बदले में कैश चाहिए तो आप उन सिक्योरिटीज को बेच करके उसके बदले में कैश ले सकते हो। पर आप ये उनको बेच कैसे पाए, उनके बदले में कैश कैसे ले पाए, ये कैसे हो पाया, ये सेकेंडरी मार्केट की मदद से हो पाया। अगर ये मार्केट ना होते तो आप उनको कैश में बेच नहीं पाते। सपोज करिए कि एक किसान सब्जी उगाता है अपने खेत में, और अगर मार्केट ना होते तो क्या वो अपनी सब्जी को ले जाके कहां बेचता, घर घर बेचने में तो बहुत दिक्कत होती, तो मार्केट में लाता है, अपनी सारी सब्जियों को जमाता है और एक ही साथ बेच देता है। उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उसमें क्या होता है, किसी भी कंपनी के शेयर आपने खरीदे, आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। लिक्विडिटी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, सिक्योरिटीज को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। मार्केटेबिलिटी, सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट एट द करेंट प्राइस, और आप सिक्योरिटीज को करंट प्राइस पे खरीद भी सकते हो। तो लिक्विडिटी इसलिए मिल गई क्योंकि हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत उसको बेच सकते हैं, और मार्केटेबिलिटी क्योंकि हम आसानी से खरीद बेच सकते हैं क्योंकि मार्केट है। अगर ये मार्केट ना होता तो खरीद बेच करने में बहुत दिक्कत होती। अप्रूवल ऑफ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया प्राइस कैसे तय होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई आती है वहीं पर प्राइस तय होता है। शेयर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो मार्केट में ही तो डिमांड आएगी और सप्लाई आएगी, मार्केट में ही खरीदने वाले आएंगे, मार्केट में ही बेचने वाले आएंगे, तो वहीं तो प्राइस निर्धारित होगा। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बोथ बायर एंड सेलर, को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या होता है बच्चों, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। कई लोग ये काम करते हैं, वो सोचते हैं यार हमारे पास पैसा पड़ा है, कोई चीज सस्ती मिल रही है खरीद लो, कल के दिन इसका रेट बढ़ जाएगा, ये महंगी हो जाएगी तो इसको क्या कर देना, बेच देना। कई लोग ऐसा करते हैं। तो स्पेकुलेशन का स्कोप आपको मिलता है जहां पे आप सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं और सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट की मदद से हो पाता है। प्रोवाइड स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर, पर रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल मैनर में होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है, एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा लो हो जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। तो प्राइस बढ़ने चाहिए सिक्योरिटीज के, कम होने चाहिए, पर एक अच्छे मैनर में होना चाहिए। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है वैसे वैसे प्राइस बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ डाउन होती है वैसे वैसे प्राइस कम होना चाहिए। तो ये हो पाता है और ये सिक्योरिटी मार्केट में, मतलब सेकेंडरी मार्केट में हो पाता है, और इसमें कोई फ्रॉड ना हो इसलिए तो सेबी बैठी है कि कोई अननेसेसरी प्राइस को बढ़ाए ना। और स्पेकुलेशन वाले यही तो करते हैं, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्चर, स्टॉक एक्सचेंज ये चाहते हैं, सेबी भी ये चाहती है कि लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाएं। इक्विटी शेयर में पैसा लगाने से होता क्या है बच्चों, कि जो पैसा आम जनता के पास होता है वो डायरेक्ट कंपनियों में पहुंचता है, कंपनियों के पास पहुंचता है। कंपनियों के पास पहुंचने से होता क्या है, कंपनियां उन पैसों से अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप करती हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदती हैं, इक्विपमेंट खरीदती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये सब खरीदने के कारण वो अपना प्रोडक्शन तेजी से कर पाती हैं
और कई सारे लोगों को रोजगार भी मिल पाता है। तो ये जो इक्विटी कल्चर है इसे प्रमोट करना बहुत जरूरी है और स्टॉक एक्सचेंज इसे करता है। प्ले एन एसेंशियल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो, टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करता है। तो अच्छी बात है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे काम करता है। Ensure better allocation of capital. Reliable companies whose shares have high value can raise additional fund in the capital market by gaining the faith of the investors. देखो, जो कंपनियां अच्छी होती हैं, जो कंपनियां रिलायबल होती हैं, उन कंपनियों के शेयर्स आसानी से मार्केट में बिक जाते हैं क्योंकि उन पे लोगों का विश्वास होता है, तो उनको भी फायदा है, वो आसानी से शेयर बेच करके पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, ये भी अच्छी चीज है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डीलिंग, स्टॉक एक्सचेंज ये देखता है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, और इस चीज को देखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज हमेशा नजरें गड़ाए रहता है। भाई पास्ट में बहुत बार फ्रॉड हुए हैं, बहुत बार दिक्कतें हुई हैं। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज में आपने देखा ही होगा कि कैसे हर्षद मेहता लोगों को उकसाता था और बोलता था ये शेयर खरीद लो, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसा भी बोलता था। और उस समय क्या होता था कि वो बिग बुल कहते थे ना, बुल लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। तो उस समय आपको पता चला, सुचिता दलाल करके एक रिपोर्टर थी, उन्होंने इस भांडे को फोड़ा कि कंपनी तो एक्चुअली में है ही नहीं। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, कई सारे लोग इस तरीके से मार्केट में फ्रॉड करने की कोशिश करते थे, प्राइजेस ज्यादा दिखा देते थे जबकि वो चीज कुछ और रेट पे होती थी। ऐसी चीजों से बचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज हमेशा नजर रखता है, हमेशा वॉच रखता है कि कोई ऐसा फ्रॉड ना करे। सेबी भी इसलिए काम करता है कि कोई फ्रॉड ना करे। The membership of a stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. मेंबरशिप भी स्टॉक एक्सचेंज की आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है और सारा जो काम है वो वेल डिफाइंड मैनर में होता है। इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील ऑन द मार्केट, ताकि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग उनको एक फेयर डील मिल सके, उनको एक अच्छी डील मिल सके, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। देखिए हमारे देश में सेकेंडरी मार्केट डील विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फोटो है, बड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन लगा रहता है और यहाँ पे शेयर प्राइस ऐसे चलते रहते हैं, ये बिल्डिंग है। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फोटो है, कांच वाली बिल्डिंग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, है ना। ये बड़ा है, ये छोटा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सम कॉमन कंपनीज इन बीएससी एंड एनएससी। देखिए कुछ कंपनियां हैं जो बीएससी में भी रजिस्टर है, एनएससी में भी रजिस्टर है। तो रिलायंस है, एयरटेल है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, बैंक भी होते हैं इसमें, रिलायंस कम्युनिकेशन। ओहो, इनका तो थोड़ा सा सिस्टम पता है ना आपको, अनिल धीरूभाई अंबानी आजकल डिफॉल्टर में होने वाले हैं, हो गए हैं। विप्रो है, इन्फोसिस है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, आईटीसी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां अपना शेयर खरीदती और बेचती हैं, शेयर बेचती हैं लोगों को, लोग खरीद सकते हैं। हाउ आई कैन बाय द शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट, किस प्रकार से आप शेयर खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, उसको समझेंगे। तो ये प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है एक ब्रोकर, उसके बाद आपको एक खुलवाना पड़ता है डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास। क्या होता है डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपका सेटलमेंट होता है। ये पूरी प्रोसेस को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। देखिए आप मेरी एक बात समझ लीजिए, ब्रोकर समझ के आपको लग रहा होगा कि ब्रोकर के साथ क्यों डील करना, वो तो दिक्कत कर देते हैं। एक्चुअली में आप पूरे स्टॉक एक्सचेंज में, पूरे मार्केट के अंदर बिना ब्रोकर के डील नहीं कर सकते। ब्रोकर का होना बहुत क्या है, जरूरी है। बिना ब्रोकर के कोई डीलिंग नहीं होती है। हाँ, पर आपको ब्रोकर फील नहीं होगा कि है भी, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉनिकली वे में ट्रांजैक्शन होते हैं, समझ नहीं आता, डिले नहीं होता, तो आपको लगेगा ब्रोकर है नहीं, पर ब्रोकर के बिना कोई काम होता नहीं है मार्केट में। ब्रोकर बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ स्पेकुलेटर इन्वेस्टर। आपके बिहाफ पे ब्रोकर ही शेयर खरीदते बेचते हैं, फिर आपके अकाउंट में डाल देते हैं, पर ये पलक झपकते होता है तो आदमी को समझ नहीं आता। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन थ्रू द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। अच्छा, ये ब्रोकर ऐसे ब्रोकर नहीं है कि रोड से उठ के कोई भी आ गए। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, हु आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी होते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा। ब्रोकर कहाँ, इंटरनेट पे सेलेक्ट कर सकते हो आप जैसे डालोगे ओपन डीमेट अकाउंट, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ज़ेरोधा, शेर खान और भी बहुत सारे आ गए हैं आजकल तो मार्केट में। उनके पास आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो डीमेटलाइज अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक या स्टॉक ब्रोकर के पास,
to trade in listed security in electronic form. The securities are held in the electronic form by a depository. देखो बच्चों मेरी बात समझिए, जैसे आपको बैंक में पैसा रखना होता है तो आप बैंक में जाके एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हो ना, उसी प्रकार से अगर आपको स्टॉक मार्केट में डील करना है, स्टॉक मार्केट में आपको शेयर खरीदने और बेचने हैं, तो आपको यहां पे एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हो, शेयर बेच सकते हो, उसी में आपके शेयर रिफ्लेक्ट होते हैं कि उनकी क्या वैल्यू चल रही है। तो आपको यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। तो डीमैट अकाउंट कौन खोल देगा? आपका बैंक भी खोल सकता है, स्टॉक ब्रोकर खोल सकता है, जो आपने ब्रोकर डिसाइड किया होगा उसके पास जाके आप खुलवा सकते हो। तो खुलवा के जाना क्या है, वो तो ऑनलाइन ही खुल जाता है, डॉक्यूमेंट दे दो आप, सब ट्रांसफर हो जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाना है आपको, ये याद रखिएगा। फिर जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, आप फंड वंड जमा करोगे, तो फिर आता है प्लेसिंग द ऑर्डर। द ऑर्डर कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली और थ्रू द टेलीफोन, सेलफोन, ईमेल। आप अपने ब्रोकर को बता दीजिए कि मेरे को फलाना कंपनी के शेयर खरीदने हैं, इतने शेयर खरीदने हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द सिक्योरिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड एंड द प्राइस रेंज। आप अपने ब्रोकर को बोलोगे कि हमें रिलायंस के शेयर खरीदने हैं 2000 रुपए में, अगर मिल जाए तो 100 शेयर, 100 शेयर 2000 रुपीज रिलायंस, आप ऐसा बोलोगे तो आपका जो ब्रोकर है वो मार्केट में आपकी बिड लगा देगा कि 2000 रुपए पे रिलायंस के शेयर हमें खरीदने हैं, बाय का ऑर्डर डाल देगा। अब मान लीजिए शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर चल रहा है, 2005 रुपए चल रहा है, 2010 रुपए चल रहा है, तो वो आपका ऑर्डर डला रहेगा। जब तक कि शेयर प्राइस 2000 रुपए नहीं हो जाते हैं तब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही वो 2000 होंगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ब्रोकर के पास। देखिए आजकल ब्रोकर के पास फोन लगा के ईमेल करके ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन आ गई है। हर जो स्टॉक ब्रोकर है या जो ब्रोकर्स हैं या जो जिनके पास आपने अकाउंट खुलवाया है उनकी मोबाइल एप्लीकेशन होती है। मोबाइल एप्लीकेशन में ही आप सर्च बार में किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस सर्च कर सकते हो। वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, एक बाय का और एक सेल का। आप बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, वहां पे क्वांटिटी पूछी जाती है, आप क्वांटिटी डाल दीजिए, कितने शेयर खरीदने हैं आपको, प्राइस जो चल रहा है उस प्राइस पे खरीदने हैं तो आपको तुरंत खरीद लोगे। पर अगर आपको चाहिए कि यहाँ थोड़ा कम प्राइस पे खरीदना चाहता हूं तो आप प्राइस सेट करके रख भी सकते हो, और फिर वो पूरे दिन में कभी भी रख के छोड़ दो आप, और कभी भी पूरे दिन में अगर उतने प्राइस पे आया वो शेयर तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर वो नहीं आया दिन भर में तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपके पैसे कुछ नहीं कटेंगे, फिर अगले दिन आप फिर से ऑर्डर लगाओ। इसको इंट्राडे कहा जाता है। खैर उतने डिटेल में आपकी बुक में नहीं है। तो अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकर को, है ना, या फिर आप अपने खुद से भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रोकर के पास ही जाता है ऑर्डर। हाँ, आप खुद से करोगे तो भी ब्रोकर के पास ही जाएगा, आप फोन लगा के बोलोगे तो भी ब्रोकर के पास जाएगा। बिना ब्रोकर के डीलिंग नहीं होती है। पर ये इतनी तेजी से होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई ब्रोकर भी है हमारे पीछे। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, इन्वेस्टर इंस्ट्रक्ट द ब्रोकर टू बाय और सेल द सिक्योरिटी, ब्रोकर इशू अ साइन कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब भी आपका पता है डीलिंग हो जाती है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है आपके पास। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब कुछ लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन द नेम, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, नेम ऑफ द पार्टी, ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे आपने इतने शेयर खरीदे, इतने शेयर बेचे, तो शाम को ना आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा कि आज आपने मार्केट में कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर बेचे, किस प्राइस पे खरीदे, किस प्राइस पे बेचे, कितना ब्रोकरेज लगा उस पर, कितना टैक्स लगा उस पर, सारी डिटेल एक बिल फॉर्म में बन के आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप क्लेम कर सकते हो कि भाई मैंने इतने खरीदे थे, पर आपने तो मेरे डीमेट अकाउंट में इतने ही शेयर दिख रहे हैं, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसके साथ आपको एक बिल मिलता है ना, उसी प्रकार से जब आप शेयर खरीदते हो, शेयर बेचते हो, तो आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें रिफ्लेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, है ना बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिलता है, वही जिसके पास आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया ना वही लोग आपको देंगे। ईमेल पे आता है आपके, रोज रोज कोई देने नहीं आता, ईमेल पे आता है। फिर होगा सेटलमेंट। इक्विटी स्पॉट मार्केट फॉलो T+2 रोलिंग सेटलमेंट। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप शेयर खरीदेंगे ना तो आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में शेयर खरीदने के बाद ही आपको शेयर दिखने लग जाएंगे और आपके अकाउंट से पैसा तुरंत कट भी जाएगा। परंतु बात को समझिए कि जब आप शेयर, पैसा कट गया, ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर सामने वाले को पास करेगा जिसने शेयर बेचे होंगे आपको। पर जब आप शेयर बेचते हो ना, तो जब आप शेयर बेचते हो तो आपके पास से शेयर तुरंत चले भी जाएंगे जब आपने बेचे होंगे।
आपके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट भी होने लगेगा, आपका फंड बैलेंस डीमेट अकाउंट का बढ़ जाएगा। पर जैसे ही आप विड्रॉ करोगे ना वो फंड अपने बैंक अकाउंट में, ओरिजिनल बैंक अकाउंट में, तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको सेटलमेंट होने में 2 दिन का समय लगता है। T+2, कई जगहों पे T+1 भी हो गया है आपसे, पर T+2 मतलब ट्रांजेक्शन प्लस 1 दिन 2 दिन मान के चलिए, तब जाकर के वो सेटलमेंट पूरा हो पाता है। ट्रेडिंग टेकिंग प्लेस ऑन मंडे गेट सेटल बाय वेडनेसडे। जो भी आपने शेयर खरीदे हैं वो मंडे को खरीदे तो वेडनेसडे तक वो पूरे सेटल हो जाते हैं, शेयर दिखने लग जाते हैं। फंड को लेके दिक्कत होती है, फंड आप निकाल नहीं सकते, 1 या 2 दिन के बाद ही निकाल सकते हो, है ना। तब क्यों सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। जिस पार्टी ने आपको शेयर बेचे, जिस पार्टी से आपने शेयर खरीदे, वहां तक पैसा पहुंचेगा, वहां तक शेयर पहुंचता है तो टाइम लग जाता है। तो क्या हमारा शेयर 2 दिन बाद दिखता है हमको? नहीं, शेयर आपको तुरंत दिखने लग जाएगा और आप तुरंत उसको बेच भी सकते हो। मैंने बोला पैसा निकालने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, फंड भी दिखने लग जाता है, बस पैसा निकालते हो ना जब आप अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट में डीमेट के फंड बैलेंस से, तो वहां टाइम लग जाता है। डिलीवरी ऑफ शेयर्स मस्ट बी मेड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में डिलीवरी होती है शेयर्स की, कोई फिजिकली शेयर देने नहीं आता, ऑनलाइन ही हो जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंच जाता है। अब ये डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, समझिएगा बात को। डीमेटेरियलाइजेशन का सीधा सिंपल सा मतलब है, जो शेयर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, आप चाहें तो उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करवा सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में करवा सकते हैं, उस प्रोसेस को डीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है। अब ये क्यों जरूरी है डीमेटेरियलाइजेशन? डीमेटेरियलाइजेशन इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि जो शेयर्स हमारे पास, शेयर सर्टिफिकेट जो होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, अगर वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म कागज के टुकड़े के रूप में होंगे, कागज का टुकड़ा होता है शेयर सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होता है कि फलाना आदमी के पास फलाना कंपनी के इतने शेयर हैं। अब वो इस बात का प्रूफ होता है वो कागज का टुकड़ा कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर है। अब वो कागज का टुकड़ा अगर कहीं घूम गया, शेयर सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, वो अगर कहीं घूम गया, कहीं चोरी हो गया, तो आप ये कैसे क्लेम करोगे कि मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर थे? नहीं कर पाओगे क्लेम। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमेटेरियलाइज करवा देते हैं। डीमेटेरियलाइज मतलब डिजिटली कन्वर्ट करवा देते हैं, डिजिटल फॉर्म में करवा देते हैं, ताकि वो घूमने का डर खत्म हो जाए, चोरी होने का डर खत्म हो जाए और फ्रॉड कम हो। उसी प्रोसेस को हम डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। डीमटेरियलाइजेशन मतलब पहले मटेरियल फॉर्म में था, अब डीमटेरियल हो गया। स्टॉक आर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म। शेयर सर्टिफिकेट हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम, थेफ्ट की प्रॉब्लम को दूर करने में, फ्रॉड, डिले, मिसप्लेस सर्टिफिकेट आर अननेसेसरी पेपर वर्क से बचने के लिए। तो डीमेटेरियलाइज मतलब ऑनलाइन करवा लेना। जैसे नोट नहीं होते आपके पास, फिजिकली नोट होते हैं, आप उसको अकाउंट में जमा कर देते हो, तो आपके पास से चले जाते हैं और आप निश्चिंत रहते हो कि चलो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है, अब कहीं नहीं जाएगा, वहीं से ट्रांसफर करते रहेंगे। वैसे डीमेटेरियलाइजेशन है, जो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है आप उनको ऑनलाइन कन्वर्ट करवा लो, डिजिटल फॉर्म में करवा लो, उसको डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। आप भी निश्चिंत हो जाओगे। फिर एक प्रोसेस है जिसका नाम है डीम्यूचुअलाइजेशन। अब ये डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट में इतने सारे नियम कानून नहीं थे, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो यहाँ जो ब्रोकर हुआ करते थे, जो इंटरमीडियरीज हुआ करती थी स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती थी। वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करती थी, अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाने की कोशिश किया करती थी, जिससे जो इन्वेस्टर्स थे, जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका नुकसान हो जाता था, उनको दिक्कतें होती थी। क्योंकि क्या करते थे ये ब्रोकर, शेयर खरीद लेते थे, देखते अरे यार शेयर खरीद लिया सामने वाले का, अब ये शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो उससे कहेंगे अरे यार तुम्हारा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और बढ़ रहा था क्योंकि, तो ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो अपने पास रखेंगे और फिर उसको खुद ही बेच देंगे, ऐसा कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि शेयर प्राइस बढ़ा है। और शेयर प्राइस अगर गिर रहा होगा तो कहेंगे अरे ये लो अपना ऑर्डर, ये लो अपने शेयर, क्योंकि उसको पता है उसमें नुकसान है। कई बार शेयर सर्टिफिकेट ब्रोकर्स के पास आ जाते थे, पर वो पार्टी को देने में बहुत टाइम लगा देते थे, 10 दिन 12 दिन बीत गए। कई बार फंड को लेकर के दिक्कत हो जाती थी, पैसा ब्रोकर को मिल जाता था, वो शेयर खरीदता नहीं था और पैसा उलझा देता था, कहता था फिर खरीद ही नहीं पाया, 10 दिन बीत जाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऑफलाइन काम हुआ करता था, जब ब्रोकर के माध्यम से काम हुआ करता था, तो ये ब्रोकर्स बहुत परेशान किया करते थे, बहुत दिक्कतें किया करते थे। तो डीम्यूचुअलाइजेशन क्या हुआ? Demutualization separate the trading rights of member or broker in a stock exchange from its ownership and control। फिर एक दिन गवर्नमेंट ने डीम्यूचुअलाइजेशन कर दिया। अब इसके तहत क्या हुआ, ब्रोकर ओनर्स सब सेपरेट हो गए, वो अब कुछ नहीं कर सकते, सारा जो डीलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा और सारा डीलिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, सबको दिखेगा। तो डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या हुआ, जो ब्रोकर्स
कंट्रोल करते थे स्टॉक मार्केट को, जो ओनर्स कंट्रोल करते थे शेयर मार्केट को, उनके हाथ से कंट्रोल छीन लिया गया और इसको एक ट्रांसपेरेंट मार्केट बना दिया गया जिसमें कोई भी आदमी कुछ भी देख सकता है, समझ सकता है, क्या डीलिंग हो रही है उसको जान सकता है। ब्रोकर के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अब ब्रोकर सिर्फ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो आपको कुछ कर नहीं सकते मार्केट में, वो मार्केट को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ये डीम्यूचुअलाइजेशन है। उसके बाद डिपॉजिटरी, जैसे कई बार आपने डिपॉजिटरी का नाम सुना होगा, तो हमारे भारत में 2 डिपॉजिटरी हैं जहां पे जो भी आप शेयर खरीदते हो ना, वो एक्चुअली में आपके डीमेट अकाउंट में दिखता तो है, पर वो होता डिपॉजिटरी के पास है। जैसे आप बैंक में अगर पैसा रखते हो तो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है नंबर कि आपके बैंक अकाउंट में इतना नंबर है, पैसा 5 लाख 10 लाख है, पर वो आपके हाथ में तो नहीं होता ना पैसा। पैसा किसके पास होता है? बैंक के पास होता है। बैंक उसको कहीं इन्वेस्ट कर चुकी होती है। वैसे ही जो शेयर्स आपको डीमेट अकाउंट में दिखते हैं वो आपके हाथ में तो नहीं होते ना, वो किनके पास हेल्ड होके रखे रहते हैं? डिपॉजिटरी के पास होते हैं। डिपॉजिटरी हमारे देश में 2 ही हैं, एक NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, है ना। होल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिटरी क्या करती है? होल्ड सिक्योरिटी लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? वही जिसके पास आपने जाकर के डीमेट अकाउंट खुलवाया था, वो बताता है कि हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उनके पास इतने इतने शेयर हैं, वो डिपॉजिटरी उनको हेल्ड करके रखती है उन शेयर्स को। 2 डिपॉजिटरी हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। डिपॉजिटरी के पास क्या? हमारे शेयर सेफ रहते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं वो भी देख लीजिए। एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी विच इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज। कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, ये फॉरेन बैंक हो सकते हैं, तो कई सारे लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। डिपॉजिटरी के साथ आपको जाके डीलिंग करनी होती है, डिपॉजिटरी अलाउ करेगी तो आप उसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। देखिए, आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप कांटेक्ट करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, जिसके पास जाकर के आप अकाउंट खुलवाते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कांटेक्ट करता है डिपॉजिटरी से, तो पहले डिपॉजिटरी है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, और फिर आप हो। तो आपने डील करना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डील करेगी डिपॉजिटरी से। आप सोचो कि डायरेक्टली आप डिपॉजिटरी से डील कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वही जिनके पास आप बैंक अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। इसमें बैंक भी काम कर सकते हैं, कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। सेबी, सेबी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सेबी एक संस्था है जिसके अगर जो ना हो ना, तो इन्वेस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड होगा मार्केट में। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, established by the government of India on 12 April 1988, an interim administrative body to promote and the development of security market, protect the investors of interest of investor, regulate the security market। देखिए, पहले क्या होता था ना, सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर्स वाले मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हुआ करते थे, बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, और इनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। सेबी तो पहले से ही थी, पर सेबी के पास पावर नहीं थी। आप पढ़ोगे ना तो आपकी किताब में लिखा होगा, सेबी वॉज अ वॉच डॉग। सेबी एक ऐसा डॉगी था जो ये देखता था कि अरे चोरी हो रही है, ओहो चोर आ रहा है, घर में घुस गया है चोर, चोर चोरी कर रहा है, चोर चोरी करके जा रहा है, सेबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेबी सब कुछ देख रही है। हाँ, चोर आया था, चोर ने चोरी की थी, चोर चला गया, पर सेबी के पास पावर ही नहीं थी। सेबी किसी को पनिश नहीं कर सकता था, सेबी कुछ नहीं कर सकता था। फिर सेबी का नेशनलाइजेशन हुआ, सरकार ने इसको पावर दी। लगभग ये 2000 के लगभग हुआ था। ये जब ये स्कैम हुआ था ना, 1992 में हुआ था, हर्षद मेहता वाला स्कैम, उसी के लगभग उसी टाइम पे आई थिंक सेबी को नेशनलाइज कर दिया गया, सेबी को पावर दे दी गई। अब सेबी वॉचडॉग नहीं है, अब सेबी भोगता भी है और काटता भी है। अगर आपने फ्रॉड किया तो काटेगा भी। तो सेबी के पास वो पावर है कि पूरे मार्केट में सही तरीके से डीलिंग हो, इस चीज को देखने की। ये डेवलपमेंट प्रमोट करता है सिक्योरिटी मार्केट का, इन्वेस्टर्स के हक की रक्षा करता है और पूरे मार्केट को रेगुलेट भी करता है। सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है जहां जहां शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट ए सिस्टमैटिक फंक्शनिंग, और सारी जो फंक्शनिंग है स्टॉक एक्सचेंज में सही तरीके से हो, इस बात को देखता है।
प्रोटेक्ट करता है हम जैसे लोगों के राइट्स को, जो हम शेयर खरीदने जा रहे हैं, जो पैसा लगाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे ही हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था ना, कई लोगों ने छत से कूद के जान दे दी थी कि उनके पैसे डूब गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो कई लोगों का विश्वास जो था वो स्टॉक मार्केट से हट गया था। फिर सेबी को पावर दी गई कि नहीं भैया, ऐसा विश्वास अगर लोगों का खत्म हो जाएगा तो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कंपनियों के पास पैसा नहीं आएगा, कंपनियों को बैंक के ऊपर निर्भर होना पड़ जाएगा और बैंक फिर अपनी मनमानी करेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में विश्वास बने रहे, फाइनेंशियल मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करते रहे, सेबी को पावर दी गई। सेबी ये देखता है कि किसी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, है ना। तो आपके इन्वेस्टर्स के पैसों की रक्षा करता है सेबी, और गाइड भी करता रहता है, एजुकेट भी करता रहता है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या फ्रॉड चल रहा है, इस बात को देखता है सेबी। प्रिवेंट करता है ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन द सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। सेबी खुद कहता है कि जैसे हमने रेगुलेशन बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, आप उन्हीं को फॉलो करिए, उन्हीं के हिसाब से काम करिए। अगर आप उसके हिसाब से काम करेंगे, सेबी आपके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा। पर अगर कंपनियां सेबी के बताए गए नियम कानून के हिसाब से नहीं चलेंगी तो सेबी दखल अंदाजी करेगा, उनको राइट करने की कोशिश करेगा, उनको सही पाथ पे लेके आएगा। तो सेबी ये भी करता है, प्रिवेंट करता है, गलत चीजों को होने से रोकता है, रेगुलेट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, इन सब चीजों पे नजर रखता है सेबी। फेयर प्रैक्टिसेस बताता है, इंटरमीडिएट्स को बताता है, ब्रोकर को बताता है, अंडर राइटर को बताता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ब्रोकर क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, क्या उनके अधिकार हैं। टाइम टू टाइम ये चीजें बताता रहता है ताकि कोई फ्रॉड मार्केट में ना हो और लोगों का विश्वास मार्केट में बना रहे। रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या है? तो सेबी 3 लोगों के लिए काम करता है, इशूअर, इन्वेस्टर्स और इंटरमीडिएट्स। इशूअर कौन? जो कंपनी शेयर इशू करती है। इन्वेस्टर्स कौन? हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इंटरमीडिएट्स मतलब ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, जो मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीद बिक्री करवाते हैं। इशूअर्स के लिए कौन? इशूअर्स कौन है? मतलब जो शेयर इशू करते हैं। टू प्रोवाइड अ मार्केट टू रेज फाइनेंस इन एन इजी, फेयर एंड इफेक्टिव मैनर। देखो जो पैसा शेयर इशू करते हैं उनको पैसों की जरूरत होती है, तो सेबी ये देखता है कि वो लोग आसानी से पैसा इकट्ठा कर पाए, इजी वे में पैसा इकट्ठा कर पाए, उनको सही तरीके से पैसा मिल पाए। तो इश्यूअर का ये काम सेबी देखता है। इन्वेस्टर्स क्या है? इन्वेस्टर सोचता है यार मेरा पैसा सेफ रहे, कहीं गलत जगह पैसा ना लग जाए, तो उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी सेबी पे है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर राइट्स एंड इंटरेस्ट, एडुकेट एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहता है ताकि लोगों का पैसा सेफ जगह पे लगाया जाए, उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, कंटिन्यूअस बेसिस पे ये सब चीजें प्रोवाइड करता रहता है सेबी। टू द इंटरमीडिएट्स ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट्स मतलब भाई ब्रोकर्स वगैरह, बैंक्स वगैरह, अंडरराइटर वगैरह, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है, कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड तरीके से उनको डील करना सिखाता है। सो टू डिलीवर बेटर सर्विसेज टू द इन्वेस्टर एंड इशूअर, ताकि अच्छी सर्विसेज इन्वेस्टर्स को मिल सके, इशूअर्स को मिल सके। फंक्शन ऑफ सेबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या करता है सेबी? प्रोटेक्शन करता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो इस बात को देखता है। प्रिवेंट इनसाइडर्स हु हैव एसेस, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है बच्चों? जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, कंपनी के अंदर काम करने वाला कोई व्यक्ति है जिसको कंपनी के क्रूशियल डिसीजंस के बारे में पता है, कंपनी के बारे में सारी जानकारी रखता है, उस आदमी को पता है कि कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है। अगर वो अपने रिश्तेदारों से कहे कि कंपनी कल के दिन ये चीज करने वाली है और आज तुम शेयर खरीद लो, जितना भी पैसा है घर में वो सारा लगा दो, कल के दिन जब कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो इनसाइडर था इसलिए उसको ये बात पता थी कि कंपनी ऐसा कुछ करने वाली है। उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि शेयर खरीद लो, रिश्तेदारों ने सारा पैसा लगा के शेयर खरीद लिया और कल के दिन वो डिसीजन हुआ और डिसीजन होने के बाद शेयर प्राइस बढ़े भी और शेयर प्राइस बढ़ने के कारण उनका फायदा हुआ, उन्हें शेयर बेचे, तुरंत बेच दिए और मार्केट से बाहर हो गए और वो पैसा आपस में बांट लिया। ये चीज सेबी गलत मानता है, इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है कि कोई भी इनसाइडर किसी भी व्यक्ति से, किसी रिश्तेदार से, किसी दूर के रिश्तेदार से, किसी फ्रेंड की मदद से ऐसा कुछ ना करे जो आम जनता के साथ चीटिंग मानी जाएगी। तो इस चीज को रोकने का काम भी सेबी करता है।
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो, इन बात पे ध्यान रखता है। और जो भी कंपनी के की पर्संस होते हैं ना, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वो उनकी फोन टैप करके बातें तक सुन सकता है, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मीडिया में क्या कह रहे हैं, इन बातों पे भी सेबी नजर रखता है। आप ऐसे ही जाके कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते मीडिया में, क्योंकि आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो और आप उस कंपनी के कर्ता धर्ता हो। आपकी बात सुन के आम जनता भ्रमित हो सकती है और वो आपकी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगा सकती है, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। आप जो बात कह रहे हो शायद वो सही नहीं है, और सही भी हो तो आप ऐसे अफवाह नहीं उड़ा सकते, रूमर्स नहीं फैला सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, है ना, जब तक वो चीज हो ना जाए। तो सेबी इन बातों पे नजर रखता है कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है व्यक्ति। प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट एंड प्राइस रेगिंग। कोई व्यक्ति मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स तो नहीं दे रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा है जो झूठ है। अब कल के दिन रिलायंस के मुकेश अंबानी जी आके कह दें कि भैया कल से हम डीटीएच लॉन्च कर रहे हैं, जियो डीटीएच, तो होगा क्या, जैसे ही उन्होंने ये बात कही वैसे ही रिलायंस के शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ने लग जाएंगे, जिससे होगा क्या कि प्राइस ज्यादा रेट पे चलेंगे। अब हुआ ये कि 2 महीने बाद उन्होंने कहा नहीं ये प्लान हम ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब भाई जिन लोगों ने शेयर प्राइस खरीदे अब वो धड़ाम से शेयर बेचेंगे तो मार्केट में उथल पुथल हो गई ना, है ना। जो चीज हुई नहीं थी आपने वो बोल दी, तो ऐसा मत बोलो। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कभी भी ऐसी बातें आके मीडिया में नहीं कहते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और सेबी खुद भी मना करता है भैया ये सब चीजें मत किया करो, ऐसा करना अलाउड नहीं है। प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी ये बात देखता है कि फेयर प्रैक्टिसेस मार्केट में चलें, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इन्वेस्टर्स को एजुकेट भी करता है, टेक स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बताता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डेवलपमेंट फंक्शन प्रमोट द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, जो ब्रोकर वगैरह होते हैं, अंडरराइटर वगैरह होते हैं, इन सबको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देता रहता है कि भैया इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो बताता भी रहता है। परमिट इंटरनेट ट्रेडिंग इन अ लिमिटेड वे थ्रू द रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। इंटरनेट ट्रेडिंग तो आजकल होती है, आपको पता ही है, वो भी प्रमोट करता है। डेवलपमेंट फंक्शन का ही पार्ट है भाई कि आजकल ट्रेनिंग दे रहा है अंडरराइटर को, ब्रोकर को, इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग कर पा रहे हो आप। एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ यूजिंग द स्टॉक एक्सचेंज टू मार्केट आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब वही जब कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। और आजकल ये चीज भी ऑनलाइन हो पा रही है सेबी की मदद से। सेबी ने इस तरीके का स्टॉक एक्सचेंज में एक सिस्टम डेवलप किया है जिससे कंपनियां डायरेक्टली अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती हैं आईपीओ के माध्यम से। आपने सुना भी होगा कई लोग आईपीओ करते रहते हैं कि हमने आईपीओ में शेयर खरीदे हैं, तो आईपीओ मतलब वही डायरेक्ट कंपनी से खरीदे हैं, प्राइमरी मार्केट। रेगुलेटरी फंक्शन की अगर बात करें तो रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, है ना। रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है, स्टॉक ब्रोकर्स कैसे काम करेंगे ये बताता है। सब ब्रोकर के भी जो ब्रोकर होते हैं वो कैसे काम करेंगे ये बताता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को बताता है कि कैसे काम होना है, उनको रेगुलेट करता है। मतलब कुछ भी छोड़ता नहीं है सेबी। मैंने बोला ना सेबी के परमिशन के बिना पत्ता नहीं हिलता स्टॉक मार्केट में। रेगुलेट द टेक ओवर ऑफ कंपनी, जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती खरीदती है तब भी सेबी नजर रखता है। कंडक्ट द इंक्वायरीज एंड ऑडिट करवाता रहता है, जांच करवाता रहता है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ऑडिट चलते रहते हैं लगातार। रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की वर्किंग को रेगुलेट करता है, रजिस्टर करता है। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, सचिन जी आते हैं, सचिन तेंदुलकर आके कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो उन सब चीजों को भी देखता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कभी डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो यहां पे होता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर के अंदर जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई चीज आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई नो कि चैप्टर काफी बड़ा हो गया है, काफी ज्यादा लंबी वीडियो है, पर चैप्टर भी बड़ा है और उसको समझने के लिए इतनी लंबी वीडियो जरूरी है। आप इसकी केस स्टडी सॉल्व करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।